तो इस लेक्चर में मैं मूल रूप से कुछ समस्याओं को करने के लिए जा रहा हूं, लेकिन जैसा कि मैं करता हूं, इनमें से कुछ समस्याओं में मैं कोशिश करूंगा और आपको परिणामों के कुछ रोचक पहलू बताऊंगा। तो शुरू करने के लिए मुझे जल्दी से वह बेसिक तथा मूलभूत इक्वेशन इंगित करने दें जो कि हम पुनः उपयोग करने जा रहे हैं। यह वेव इक्वेशन एटा यहाँ विस्थापन है। आज के लेक्चर में हम अपने को देशांतरीय तरंगों तक ही सीमित रखेंगे और यहाँ पर फेज वेलोसिटी को आसानी से पहचाना जाता है इस इक्वेशन से। d बटा रो बी का स्क्वायर रूट बल्क मॉड्यूलस है और रो माध्यम का घनत्व है। और जब हम हवा में ध्वनि तरंगों के विषय में विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं, जैसा कि हमने पहले देखा था, यह सूत्र आगे ध्वनि की गति गामा पी बटा रो हो जाता है, जहां पी स्पेसिफिक हीट के अनुपात के रूप में दबाव गामा है। यह वेव इक्वेशन जिसे हमने प्राप्त किया है वह भी किसी ठोस में देशांतरीय तरंगों के लिए वैध है। सामान्य ठोस में अतिरिक्त जटिलता उस समय है जब आप आए कहते हैं कि एक ठोस में एक वेव को उत्तेजित करने का प्रयास करें। आप वास्तव में ठोस पर इस अर्थ में दबाव डाल रहे हैं कि शायद आप इसे हथौड़े से गर्म कर सकते हैं, उदाहरण के लिए, और इस प्रकार आपने एक ठोस के अंदर एक संचरण वेव उत्पन्न की। तो सामान्य रूप से स्थिति एक बहुत अधिक जटिल है। इसलिए यदि हमारे पास एक विशाल ठोस पिंड है और यदि ऐसी वेव गमन कर रही हैं तो यह ठोस के अंदर दाब परिवर्तन उत्पन्न करने जा रहा है। तो कुछ स्थानों पर पदार्थ का विस्तार होगा, कुछ अन्य स्थानों पर पदार्थ का कंप्रेशन होने वाला है। क्या होगा यदि आप प्रतिबल का प्रयास करें? तो मान लीजिए एक विशेष दिशा में यह स्ट्रेन होने जा रहा है, उस दिशा में जो इसके लंबवत हैं। इसलिए इसका अर्थ यह है कि आपको विभिन्न दिशाओं में प्रतिबल तथा अन्य दिशाओं में परिणामी स्ट्रेन के विषय में चिंता करनी होगी। यदि मैं स्वयं को इस प्रकार के एक पतले ऑब्जेक्ट, एक लंबी रॉड की तरह तक सीमित कर दूं, जिसमें एक विमा अन्य की तुलना में बहुत छोटी होती है, ऐसे प्रकरण में आप इन प्रभावों की उपेक्षा कर सकते हैं। स्ट्रेन के ये प्रभाव लंबवत दिशाओं में उत्पन्न होते हैं। इस स्थिति में ऐसा होता है कि आप समान वेव समीकरण का उपयोग कर सकते हैं जो देशांतरीय तरंगों के प्रोपगेशन के लिए शासी इक्वेशन के रूप में ठोस में होती है। अतः हम अभी भी ठीक हो सकते हैं कि दो एटा बटा दो टी स्क्वायर, दो स्क्वायर एटा बाय दो स्क्वायर एटा बटा दो एक्स स्क्वायर के समानुपाती है। अतः यहाँ आनुपातिकता स्थिरांक रो द्वारा बल्क मॉड्यूलस होगा, परंतु बल्क मॉड्यूलस को यहाँ यंग मॉड्यूलस को रो द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। अतः यंग मॉड्यूलस वास्तव में स्ट्रेन द्वारा विभाजित स्ट्रेस है, इसलिए यह सही लोचदार गुण है जिसका उपयोग ठोस के मामले में किया जाना चाहिए, और यहाँ ठोस के मामले में इसका अधिक सही उपयोग करना चाहिए, जो रॉड के रूप में है या कुछ समान है, जहां एक डायमेंशन अन्य डायमेंशन से बहुत छोटी है। तो इस स्थिति में यदि हमने इस अपरिवर्तन को तुरंत कर लिया तो हम ठोस में ध्वनि की वेलोसिटी सी स्क्वायर है वाई बटा रो लिख सकते हैं। तो एक बार जब हम इस तरह से इस व्यापकीकरण को समझने से पहले कि हम इनमें से कुछ समस्याओं को शुरू करने से पहले मानक परिणाम पर देखें, तो हम जानते हैं कि हल वेव इक्वेशन के लिए एटा है, जो पोजीशन और समय के फलन के रूप में विस्थापन है। तो जो एक साइन या कोसाइन फंक्शन का चयन आप कर सकते हैं जब तक कि इसमें से कोई के एक्स माइनस ओमेगा टी का फलन न हो, और सॉल्यूशन को दाब विभिन्नता के रूप में भी लिखा जा सकता है।
अतः यहाँ यह सॉल्यूशन को पी द्वारा निर्दिष्ट प्रेशर वेरिएशन के संदर्भ में लिखा जाता है, जो पोजीशन x तथा समय t का फलन है तथा जातिगत रूप से यह विस्थापन तथा दाब के बीच नहीं है। वहाँ सदैव एक फेज लैग होता है, एक फेज लैग पाई बटा 2 का। और हमने यह भी देखा कि हम इन वेव की तीव्रता को परिभाषित कर सकते हैं, ये तरंगें। इसलिए हम इस छेद से गुजरे तीव्रता की उत्पत्ति पर व्याख्यान को उस कुल एनर्जी के रूप में देखा जो प्रति यूनिट क्षेत्रफल में स्थानांतरित किया जाता है। तो जब आप सभी व्युत्पन्न के माध्यम से जाते हैं, अंत में आपको यह परिणाम प्राप्त होता है कि तीव्रता एक सप्रेशन है जो यहाँ दी गई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि तीव्रता रेखीय रूप से रो तथा सी पर निर्भर करती है, और इनमें से पहला एक सप्रेशन जो मैंने यहाँ लिखा है तीव्रता है, जो अधिकतम एम्पलीट्यूड के रूप में है। तो यह अधिकतम एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के लिए आनुपातिक है। लेकिन जैसा कि मैंने पिछले व्याख्यान में समझाया, तीव्रता को प्रेशर वेरिएशन के पदों में भी व्यक्त किया जा सकता है, जो कि वेलोसिटी वेरिएशन है, एक्सेलरेशन वेरिएशन है। इसलिए यहाँ मैंने उन एक्सप्रेशन में से जो कि प्रेशर वेरिएशन के रूप में हैं, इसलिए दाब का अधिकतम एम्पलीट्यूड जो पी अधिकतम है। तथा फिर हम आगे बढ़ते हैं। मानक बनाने के लिए हम यह मान लेते हैं कि एक संदर्भ तीव्रता स्तर I शून्य है, जो कि केवल ऑडिबल वॉइस के बारे में ज्ञात किया जाता है एक मानव के लिए, और वह I शून्य है। तथा किसी अन्य तीव्रता को I शून्य के सापेक्ष अनुपात के रूप में मापा जाता है। अतः तीव्रता स्तर को बेल की इकाइयों में मापा जाता है, अथवा बेल एक बहुत बड़ी यूनिट है, इसलिए प्राय मानक इकाई जिसका उपयोग किया जाता है वह डेसिबल है। इसलिए इस सूत्र द्वारा दिया गया मान, जहां L log I बाय I शून्य का 10 गुना है, जहां I हमारी वेवफॉर्म की तीव्रता है, I शून्य संदर्भ तीव्रता है। अतः प्रश्न इस प्रकार है कि वायु में ध्वनि की वेलोसिटी उसके 330 मीटर प्रति सेकंड दी गई है, और वायु का घनत्व 1.29 किलोग्राम प्रति घन है। प्रश्न यह है कि दुखद ध्वनि के लिए ध्वनि दाब, जो कि 10 वॉट प्रति मीटर स्क्वायर के लगभग है, अत ध्वनि तीव्रता 10 वॉट प्रति मीटर स्क्वायर है, तदनुरूपी ध्वनिक दाब क्या है। अतः हमें प्रेशर वेरिएशन का अधिकतम एम्पलीट्यूड ज्ञात करना होगा। इस प्रकार की ध्वनि की तीव्रता के लिए दो सूत्रों का संग्रह करें जिन्हें हम जानते हैं। तो एक है I अर्ध रो ओमेगा स्क्वायर सी के बराबर है। सी ध्वनि की वेलोसिटी वाई मैक्स स्क्वायर है, इसलिए यह विस्थापन की अधिकतम तीव्रता से संबंधित है, जो कि वाई मैक्स है। हम यह भी जानते हैं कि पी मैक्स वाई मैक्स बी के वाई मैक्स बार से संबंधित है। अतः आप एक ऐसी वस्तु को देखेंगे जो मैं यह एटा तथा वाई के आदान प्रदान में उपयोग कर रहा हूं। मेरे लिए दोनों विस्थापन हैं, दोनों देशांतरीय विस्थापन हैं। यदि आप अपने विचारों को ठीक करना चाहते हैं तो आप उन्हें उदाहरण के लिए एक गैस पार्सल का देशांतरीय विस्थापन सोच सकते हैं। इसलिए अधिकांश समय में जब मैंने एटा का उपयोग वेव इक्वेशन में गति के इक्वेशन में किया था, और मैंने यहाँ एटा के संदर्भ में उद्धृत किया था, लेकिन कई बार जब मैं समस्याएं हल कर रहा था तो वाई का उपयोग कर रहा था, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि एटा और वाई दोनों हमारे लिए विस्थापन निरूपित करते हैं। वाई मैक्स या ईटा मैक्स सरल एम्पलीट्यूड समस्या है, मुझे केवल
सब्स्टिट्यूट करना है। वाई मैक्स को समाप्त करना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वाई मैक्स क्या है। मैं जानता हूँ ध्वनि की तीव्रता, और मैं जो पता लगाना चाहता हूँ वह है पी मैक्स। तो इन दोनों समीकरणों का उपयोग करके मैं केवल वाई मैक्स को समाप्त कर सकता हूँ और सीधे पी मैक्स से संबद्ध तीव्रता से संबद्ध कर सकता हूँ। तो इस उदाहरण के लिए मुझे यह वाई मैक्स पी मैक्स डिवाइडेड बाय बी के बराबर है, बल्क मॉड्यूलस है तथा के। अतः अगर मैं इस सब्स्टिट्यूट इस इक्वेशन में मैं निम्नलिखित प्राप्त करूंगा, और इस संबंध से मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं कि पी मैक्स क्या है। तो यह 2i इंटू बी स्क्वायर के स्क्वायर रो ओमेगा स्क्वायर सी से विभाजित, और निसंदेह मुझे यहाँ एक पूरा स्क्वायर रूट लेने की आवश्यकता है। लेकिन आप देखेंगे कि हमारे पास सभी जानकारी नहीं है जो कि इस सूत्र के लिए उदाहरण के लिए आवश्यक है। हमें नहीं बताया गया है कि बल्क मॉड्यूलस तथा वेव संख्या के क्या है। तो हमारे पास ये सब नहीं है, परंतु स्पष्ट रूप से यह ज्ञात करने का एक तरीका है कि वह बिंदु जिसे जानना है वह डी बाय रो सी स्क्वायर के बराबर है। अतः हम इस संबंध का उपयोग करके डी को समाप्त कर सकते हैं, और यह भी कि ओमेगा बटा के सी के बराबर है। तो अगर मैं इस इक्वेशन में इस सब को सब्स्टिट्यूट करता हूं तो आप देखेंगे कि इस प्रकार यह मुझे बताता है कि पी मैक्स की गणना करने के लिए मुझे ध्वनि की तीव्रता वेलोसिटी और का घनत्व, जो ठीक वह सूचना है जो कि हमारे पास है, की आवश्यकता होती है। तो हमें बस उन संख्याओं में डालने की जरूरत है, और यह दो तीव्रता से गुणा होगा 10 वॉट प्रति मीटर स्क्वायर, और सी को 1.29 से गुणा करके 330 दिया जाता है, जो घनत्व है। और इसका उपयोग आप अपने कैलकुलेटर का परिकलन करने के लिए कर सकते हैं। अतः ध्यान दें कि यह आपको पास्कल में दाब देगा, और मैंने इसे वायुमंडलीय दाब में परिवर्तित कर दिया है। और कारण है कि मानक वायुमंडलीय दाब स्पष्ट रूप से 10 शक्ति माइनस वायुमंडलीय दाब के क्रम का है। हमने तीव्रता की दुखद ध्वनि के लिए जो मान प्राप्त किया है वह 10 वॉट प्रति मीटर स्क्वायर के मानक वायुमंडलीय दबाव से 100 गुना बड़ा है। इसका अर्थ है कि यदि आप ऐसी किसी ध्वनि के संपर्क में हैं जिसकी तीव्रता 10 वॉट प्रति मीटर स्क्वायर के समान है, तो हम 100 गुना और दाब पर बात करते हैं। मान लीजिए कि कर्णपटह तब मानक वायुमंडलीय दबाव से क्या महत्वपूर्ण है। अगली समस्या इस प्रकार है, इसलिए यह है कि लगभग 10 वॉट प्रति मीटर स्क्वायर के तीव्रता स्तर को मोड़ें। इस प्रकार वायु का डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड क्या है, जिसका अर्थ है कि आपके वायु पार्सलों के विस्थापन का अधिकतम भाग खोजें। जब ध्वनि लगभग 500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की होती है तो वाई मैक्स 2i रो ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर रूट द्वारा विभाजित। अब हम सिर्फ संख्याओं को ध्यान में रखते हुए कि टर्म ओमेगा फ्रीक्वेंसी का 2 पाई टाइम्स है, जहां फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज के रूप में दी जाती है, तो इसे तीव्रता से 2 गुणा किया जाएगा, जो कि 10 रो से विभाजित है। निसंदेह हम रो का मान जानते हैं, जो कि 1.22 के लगभग है। तो यह 2 पाई टाइम्स फ्रीक्वेंसी होल स्क्वायर 2 पाई टाइम्स फ्रीक्वेंसी 500 होल स्क्वायर सी से गुणा किया गया
सी निसंदेह ध्वनि की वेलोसिटी है जो हमसे 330 लेगा, इसलिए यह डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है तथा 10 वॉट प्रति मीटर स्क्वायर के लिए तीव्रता का स्तर है। अब आप जो हमने पहले से किया था उससे तुलना करें। पहले पिछले मॉड्यूल के अंत में हमने कहा था कि एक शांत कमरे में या केवल एक या दो लोगों के बीच वार्तालाप वाला कमरा, हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड वाई मैक्स 10 शक्ति -9 मीटर की कोटि का था। इसलिए स्पष्ट रूप से इस स्थिति में एम्पलीट्यूड 10 शक्ति 4 गुना अधिक है, जबकि एक शांत कमरे में ध्वनि के एम्पलीट्यूड की तुलना में हम यह भी परिकलित कर सकते हैं कि डेसिबल में ध्वनि स्तर क्या होगा, और यह 10 बार I/I0 का लॉग होगा। लॉग आधार 10 के संदर्भ में लिया है तो यह 10 बार लॉग 10 पावर -12 द्वारा विभाजित करने के लिए होगा। तो यह हमें 10 लॉग 10 पावर 13 दे देता है। इसलिए 130 डेसिबल, जो कि बहुत उच्च है, ध्वनि स्तर के लिए लगातार संपर्क में है, पिछले वर्षों तक काफी नुकसान पहुंचा सकता है। तीसरी समस्या है दो ध्वनि तरंगें, जिनमें से एक है वायु में एक प्रोग्रेसिव वेव और दूसरी वायु में, और हम कहते हैं कि दोनों की तीव्रता एक ही है। तो आदर्श रूप से यह IW और IA जो मैंने लिखा है वह वास्तव में एक दूसरे के बराबर है। इसलिए प्रश्न यह है कि उनके दाब एम्पलीट्यूड्स या अधिकतम दाब विस्थापन के अनुपात को ज्ञात किया जाए। तो मैंने पहले ही इस सूत्र को लागू किया था जो दाब दाब के एम्पलीट्यूड से संबंधित है, तीव्रता I से विभेदी हो जाती है। तो हम इस एक का उपयोग करने के लिए जा रहे हैं, और यहां से यह एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सरसाइज है। P मैक्स 2IC गुणा रो C का स्क्वायर रूट है, निश्चित रूप से ध्वनि का वेग है। तो अब हमारे पास दो माध्यम पानी और हवा है, तो हमें बस उन दोनों पर विचार करने की जरूरत है। तो मुझे कहना है कि P W, तो W तुम्हें बताता है कि इसका पानी, शायद मैं इसे कोष्ठक में डाल दूंगा। अतः यह वो IW है जो यह इंगित करता है कि जल में ध्वनि की तीव्रता C, जल में ध्वनि की वेलोसिटी, तथा रो, जल का घनत्व। इसलिए हमें अनुपात प्राप्त करने के लिए केवल एक दूसरे को बांटने की आवश्यकता है। अनुपात CW रो W CA रो A से विभाजित के बराबर है, ताकि मुझे इस जानकारी जल में ध्वनि की चाल घनत्व, वायु में ध्वनि की चाल तथा वायु के घनत्व में ध्वनि की चाल की आवश्यकता है। अतः जल में ध्वनि की चाल लगभग 1481 मीटर प्रति सेकंड है, जल के घनत्व से गुणा, जो कि लगभग 1000 किलो प्रति मीटर घन है। हवा में ध्वनि की चाल को, जो 330 या लगभग 330 या 332 है, वायु के घनत्व से गुणा, जो 1.22 है, और हमें स्क्वायर रूट लेने की जरूरत है। इसलिए यदि आप यह करते हैं तो 60.34 जैसे प्राप्त होगा। जल में दाब परिवर्तन का एम्पलीट्यूड, जिसके अनुसार साउंड वेव इसमें से होकर गुजरती है, 60 गुना अधिक है। तब संगत दाब परिवर्तन वायु में साउंड वेव की निश्चित तीव्रता के लिए,
तो आखिरी समस्या मैं पूरी तरह से नहीं करने जा रहा हूँ। यह समस्या का एक संस्करण है जिसे हमने पहले किया था। तो यह एक ही प्रश्न है जो बार बार आने वाला है। मान लीजिए ध्वनि तरंगें एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक गमन करती हैं, तो क्या होता है? इसलिए आपके पास एक आने वाली वेवफॉर्म है और फिर परावर्तित वेवफॉर्म है। इसलिए यह परावर्तित है, यह निश्चित रूप से आपतित वेव है, और फिर वहाँ एक संचरण तरंग दूसरे माध्यम में। तो यहाँ आप मान सकते हैं कि x 0 के बराबर है। वह बिंदु है जहाँ दो मीडिया के बीच का इंटरफ़ेस है और पहला माध्यम ध्वनिक प्रतिबाधा के संगत है। Z1 जो रो 1 C1 होगा और राइट हैंड साइड के मीडिया ध्वनि अवरोध के बराबर है। Z2 जो रो 2 बार C2 है, तो रो 2 घनत्व और C2 उस माध्यम में ध्वनि की वेलोसिटी है। तो प्रश्न मानक है, जैसे कि मेरे पास एक आवक वेव थी, इसका कौन सा फ्रैक्शन एक ही माध्यम में वापस परावर्तित होगा, इसका कौन सा फ्रैक्शन दूसरे माध्यम में संचरित होता है। यह सटीक रूप से करने का तरीका के है, ठीक वैसा जो हमने ट्रांसवर्स तरंगों से किया था। केवल अंतर और महत्वपूर्ण अंतर सीमा परिस्थितियों के उपचार में आता है। इसलिए यहाँ दो सीमा परिस्थितियाँ होंगी जैसे कि उस स्थिति में हमारे पास थी। अतः एक है कि पार्टिकल वेलोसिटी जो एटा बिंदु है 0 के बराबर x पर संतत होना चाहिए, और दूसरा ध्वनिक दाब जो p द्वारा दिया गया है कि यह दोनों सीमाओं के बीच इंटरफ़ेस पर संतत होना चाहिए। स्पष्ट है कि सीमा की स्थिति शारीरिक रूप से प्रेरित हैं। इसलिए आप नहीं चाहते कि पार्टिकल वेलोसिटी अचानक सीमा के आर पार परिवर्तित हो जाए। यह भौतिक अर्थ नहीं बनाता, नहीं किसी अन्य बाहरी मैकेनिज्म की अनुपस्थिति में दाब अचानक परिवर्तित होता है। अतः हम चाहते हैं कि ये दोनों क्वांटिटी संतत x पर 0 के बराबर हैं, जो कि दो मीडिया के बीच इंटरफ़ेस है। यह संबंधों का एक सेट है जिसे आप इन सीमा परिस्थितियों को लागू करने से प्राप्त करेंगे। तो अब इन सब को एक साथ रखते हुए निम्न इक्वेशन होगा जो अब है इस अभ्यास का शेष। इन इक्वेशन को Z1 और Z2 के पदों में लिखिए, और सब कुछ इतना है कि आपका अंतिम परिणाम एटा टी के अनुपात एटा आई के द्वारा और पीटी पाई के द्वारा Z1 और Z2 के टर्म में बाहर आता है। मैं इसे एक अभ्यास के रूप में आपके लिए एक छोड़ देता हूं। तो है कि एटा टी एटा आई के द्वारा अंततः 2Z1 बाय Z1 प्लस Z2 पी आर बाय पी आई हो जाना चाहिए, जो कि Z2 माइनस Z1 बाय Z1 प्लस Z2 होगा। और हम पी टी बटा पी आई की गणना भी कर सकते हैं, जो कि 2Z2 बटा Z1 प्लस Z2। अतः आप फिर से परिचित परिणाम पर पहुंचेंगे, जो कि वेव की तीव्रताएं जो संचरित होती हैं तथा परावर्तित तरंगों की तीव्रताएं परावर्तित होती हैं, इनका योग आने वाली तरंग की तीव्रता के बराबर होता है। तो यह एनर्जी के सिद्धांत का केवल पुनर्कथन है। संरक्षण इन तीन समीकरणों को प्राप्त करने के लिए
हेरफेर करने का एक सरल सवाल है इन परिणामों, और आगे मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इन सभी को तीव्रता के आधार पर पुनः लिखना चाहते हैं, और आप देखेंगे कि आप अंत में एक कथन बना सकते हैं कि तथा आने वाली तीव्रता संचरित तीव्रता तथा परावर्तित तीव्रता के बीच वितरित हो गई है।